तो एक ऐसा परिवार है जिसके बारे में लोग फुसफुसा कर बात करते हैं, रॉथस्चाइल्ड। एक ऐसा नाम जो अपने आप में दौलत, ताकत और रहस्य का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन इस कहानी में उतरने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। ये जो बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं, जो दुनिया पर राज करते हैं, इनकी तिजोरियां कौन भरता है? मतलब जब किसी देश को रातों रात पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो किसके पास जाता है? ये सवाल एक ऐसी कहानी की बुनियाद है जो हमें बताती है कि असली ताकत अक्सर पर्दे के पीछे ही काम करती है। चलिए मेरे साथ वक्त में पीछे चलिए। साल है 1875, तारीख 15 नवंबर। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली काफी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी अभी खबर मिली है कि मिस्र का शासक, जो कर्ज में डूबा हुआ है, स्वेज नहर में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहा है। और ये वही नहर थी जो ब्रिटेन को उसकी सबसे कीमती कॉलोनी भारत से जोड़ने वाली लाइफलाइन थी। अब ब्रिटेन को वो हिस्सेदारी खरीदने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटों में चाहिए थे 40 लाख पाउंड। सोचिए उस जमाने में ये रकम कितनी बड़ी होगी, लगभग एक छोटे मोटे देश की पूरी इकोनॉमी के बराबर। मुश्किल ये थी कि संसद की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से इतना पैसा निकल ही नहीं सकता था, और संसद चल नहीं रही थी। और उधर ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन फ्रांस इस मौके पे झपट्टा मारने को तैयार बैठा था। तब डिज़रायली ने सरकार के बाहर एक ऐसी शक्ति से बात की जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सरकारें खरीद सकती है। नाम था लियोनेल डी रॉथस्चाइल्ड। पता है क्या हुआ? बिना किसी कागज के, बिना किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ एक मीटिंग और जुबान के वादे पर लियोनेल ने फौरन पैसे का इंतजाम कर दिया। कुछ ही घंटों में सौदा पक्का हो गया और महारानी विक्टोरिया को मैसेज भेजा गया, इट इज सेटल्ड, यू हैव इट मैडम। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये परिवार है कौन जिसकी एक हां पर साम्राज्यों की किस्मत लिखी जा रही थी? इस अविश्वसनीय ताकत की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ था। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के फ्रैंकफर्ट से। एक यहूदी बस्ती की तंग गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था, मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड। उन्होंने पुराने सिक्कों को खरीदने बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उनकी नज़र सिक्कों से ज्यादा उन लोगों पर थी जो उन्हें जमा करते थे। उनका फंडा बिल्कुल क्लियर था, दौलत से ज्यादा कीमती हैं सही लोगों से रिश्ते। और इसी सोच के साथ उन्होंने यूरोप के सबसे अमीर शासकों में से एक हेस के राजकुमार विलियम का भरोसा जीता, और देखते ही देखते उनके पर्सनल बैंकर बन गए। और यहीं पर मेयर ने वो चाल चली, वो मास्टर स्ट्रोक जो आने वाली सदियों तक उनकी ताकत की गारंटी बनने वाला था। उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में भेज दिया, फ्रैंकफर्ट, वियना, लंदन, नेपल्स और पेरिस। उनके परिवार का जो सिंबल है ना, वो भी 5 तीरों का एक गुच्छा है। सोच सीधी थी, एक अकेले तीर को कोई भी तोड़ सकता है ना, लेकिन 5 तीरों के गुच्छे को कोई नहीं तोड़ सकता। ये सिर्फ एक बैंकिंग नेटवर्क नहीं था, ये खून के रिश्ते से बंधा एक खुफिया नेटवर्क भी था। और यही था उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज। जब नेपोलियन के युद्धों की वजह से पूरा यूरोप हिल रहा था, रॉथस्चाइल्ड परिवार सिर्फ पैसा उधार नहीं दे रहा था, वो तो एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना रहे थे। उनके एजेंट्स, उनके जासूस, उनके मैसेंजर्स हर राजधानी में थे, जो किसी भी सरकार से पहले उन तक खबर पहुंचाते थे। और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ 18 जून 1815 को, वाटरलू का मैदान। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी तरफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की ब्रिटिश फौज। इस एक लड़ाई के नतीजे पर पूरे यूरोप का भविष्य टिका था। लंदन से लेकर पेरिस तक हर स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने अपनी सांसें थाम रखी थी। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई और वेलिंगटन जीते, रॉथस्चाइल्ड को अपना मैसेंजर कबूतरों, घोड़ों और नावों का इस्तेमाल करके तूफानी समंदर को पार करके लंदन पहुंच गया। और कमाल की बात यह है कि वो ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल मैसेंजर से पूरे 24 घंटे पहले पहुंच चुका था। अब सोचिए, लंदन में बैठे नेथन रॉथस्चाइल्ड के पास वो खबर थी जो उस वक्त दुनिया में किसी और के पास नहीं थी। तो उस दिन हुआ क्या था असल में? देखिए, एक मशहूर कहानी तो ये है कि नाथन ने जानबूझ के अपने सरकारी बॉन्ड बेचना शुरू कर दिए, जिससे मार्केट में दहशत फैल गई कि ब्रिटेन हार गया है। और जैसी कीमतें गिरी, उन्होंने सब कुछ कौड़ियों के भाव खरीद लिया। लेकिन इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स एक अलग ही कहानी बताते हैं। असल में नाथन ने बॉन्ड बेचे नहीं थे, बल्कि अपनी खुफिया जानकारी के दम पर उन्होंने ब्रिटेन की जीत पर एक बहुत बहुत बड़ा दांव लगाया था। और इस एक दांव का नतीजा जरा देखिए। जब अगले दिन जीत की ऑफिशियल खबर लंदन स्टॉक एक्सचेंज पहुंची, तो सरकारी बॉन्ड्स की कीमतें आसमान छूने लगीं। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 1 साल में
1815 से 1816 के बीच रॉथस्चाइल्ड परिवार की दौलत सीधी डबल हो गई। ये थी इन्फॉर्मेशन की ताकत। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे 21वीं सदी में आते हैं। देखते हैं कि आज रॉथस्चाइल्ड का प्रभाव किस शक्ल में मौजूद है। अब देखिए, जहां इतनी दौलत और इतना छिपा हुआ पावर हो, वहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बनेंगी ही। रॉथस्चाइल्ड के बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता है। कोई कहता है कि वो दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं, कोई मानता है कि वो अपने फायदे के लिए जंग करवाते हैं। टाइटैनिक डुबोने से लेकर इल्यूमिनाटी तक हर बड़ी साजिश में उनका नाम घसीटा जाता है। और हाँ, नाजी प्रोपेगेंडा ने भी इन कहानियों को खूब हवा दी थी। लेकिन अगर हम इन अफवाहों को साइड में रखकर हकीकत देखें तो तस्वीर ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। आज उनका काम सीधे तौर पर देशों को कर्ज देना नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से सलाह देना है। वो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकिंग के किंग हैं। उन्होंने भारत सरकार को एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर सलाह दी है, रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियों के अरबों खरबों डॉलर के डील्स को मैनेज किया है। और तो और फ्रांस के 2 राष्ट्रपति जॉर्जेस पॉम्पिडा और इमैनुअल मैक्रोन पॉलिटिक्स में आने से पहले रॉथस्चाइल्ड बैंक के लिए ही काम करते थे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि रॉथस्चाइल्ड की ताकत कहीं गई नहीं है, बस उसने अपना रूप बदल लिया है। वो अब हेडलाइंस में नहीं रहते। उनका असर अब सीधे सीधे सोने के सिक्कों में नहीं दिखता, बल्कि बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजरी, ग्लोबल डील्स और उन नेटवर्क्स में दिखता है जो आमतौर पर हमें नजर नहीं आते। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। असली ताकत क्या वो है जो सामने से दिखती है, या वो जो अदृश्य रहकर दुनिया की दिशा तय करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।